गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों हम समतल देख रहे थे, समतल के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख चुके थे। आज हम अन्य उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल 15, बिंदुओं 2, 2, -1, 3, 4, 2 और 7, 0, 6 से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि कोई एक बिंदु है x1, y1, z1 से जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। सोचिए। a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। अतः बिंदु 2, 2, -1 से जाने वाले समतल का समीकरण ऊपर वाले फार्मूले से क्या हो जाएगा। जहाँ x1, y1, z1 है वहाँ हो जाएगा 2, 2, -1। तो ऊपर वाले फार्मूले से इस बिंदु से जाने वाला समतल हो जाएगा a x माइनस 2 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z माइनस -1 यानी कि +1 इक्वल टू 0। तो ये हमने पहले बिंदु से जाने वाला समतल निकाला और ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो समतल हमको पता करना है जो इन तीनों बिंदुओं से जाता है, पहले बिंदु से, दूसरे बिंदु से और तीसरे बिंदु से। तो अभी हमने पहले बिंदु से जाने वाला समतल निकाला है। अब दूसरे बिंदु से जाने वाला समतल निकालने के लिए अब ये जो समतल जो आधा मिल चुका है अभी आपको, यहाँ पे जो अज्ञात राशि x, y, z दिख रहा है वहाँ पर इस दूसरे बिंदु को संतुष्ट कराएंगे तो समीकरण 2 प्राप्त होगा। फिर तीसरे बिंदु को भी संतुष्ट कराएंगे तो समीकरण 3 प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 के जैसा बाकी दोनों बिंदुओं को और प्राप्त नहीं करना है। किसी एक बिंदु को, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, उसको लेकर के ऐसा एक समीकरण 1 प्राप्त करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम पहले बिंदु को ही लें। हम नमूने के तौर पर पहला बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण निकाले हैं। आप दूसरा से भी निकाल सकते हो, तीसरा से भी निकाल सकते हो। अब जो समीकरण प्राप्त हो जाएगा उसमें से बचे वाले बिंदु को गुजारना है। तो जैसे हम दूसरा और तीसरे बिंदु को गुजारते हैं इस समीकरण में तो 2 इक्वेशन और प्राप्त होंगे। जैसे कि 3, 4 2 से गुजरता है तो क्या हो जाएगा, x की जगह में 3 रखेंगे, y की जगह में 4 रखेंगे और z की जगह में 2। तो हो जाएगा a 3 - 2 प्लस b, y की जगह में 4 रखेंगे तो 4 - 2, c z की जगह में 2 रखेंगे तो 2 + 1 इक्वल टू 0। अर्थात समीकरण हो जाएगा a + 2b + 3c इक्वल टू 0। कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 में 2 -1, 3 में 2 माइनस किए तो 1, 4 में 2, 2, 2 + 1 3। इसी प्रकार से हम तीसरे बिंदु को भी गुजारेंगे समतल नंबर 1 से तो ऐसा ही समीकरण 2 के जैसा एक और समीकरण प्राप्त होगा। अब हम इस बिंदु 706 को समतल नंबर 1 से गुजारेंगे तो x की जगह में 7 रखेंगे, y की जगह में 0 और z की जगह में 6। तो a x - 2 यानी कि यहाँ हो जाएगा 7 - 2, यहाँ 0 रखेंगे y की जगह में और z की जगह में 6। तो ये समीकरण भी बदल के हो जाएगा 7 में 2 5, ये -2 और ये 7। तो इस प्रकार जो इक्वेशन प्राप्त हुआ उसको हम दे देते हैं 3। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे और प्राप्त करेंगे ए बी सी का मान। उस ए बी सी के मान को समीकरण नंबर 1 यानी कि समतल नंबर 1 में रखेंगे तो ए बी सी का मान मिल जाएगा। ए बी सी का मान रखने पर, कैलकुलेट करने पर आपको अभिष्ट समतल का समीकरण प्राप्त होगा। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ये जो ए बी सी क्या चीज़ है, समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात। तो वही दिक् अनुपात हम खोजेंगे इक्वेशन 2 और 3 से। अब हम इसे वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो वज्र गुणन विधि से हल करना आपको आता है, अगर भूल गए होंगे तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ सर नेक्स्ट पेज में हल करते हैं हम। यहाँ होता है वज्र गुणन विधि से हल करने पर a के नीचे में क्या रहेगा, a के नीचे में हम a वाले पार्ट को छोड़ देंगे तो ये छूट गया। तो अब हम ध्यान से देखेंगे b और c के गुणांक क्या है। तो b का गुणांक है 2
-2 3 और c। तो पहले हम इसको गुणा करेंगे और फिर इसको गुणा करेंगे। b और c को करना नहीं है, उनके गुणांकों को। तो b का गुणांक 2 है, उसको c के गुणांक से गुणा करेंगे ऐसा। तो 2 सत्ते 14। तो पहले मैं शुरुआत ही से लिख देता हूँ 2 और 7। तो पहले गुणांक इसको करेंगे, फिर माइनस इसको करना है, तो बीच में माइनस, और इन दोनों के गुणांकों को गुणा करो। इसका गुणांक क्या है -2 और इसका गुणांक है 3। तो इस प्रकार से ए के नीचे में क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट स्टेप। ए के नीचे में आ गया 7 दूने 14, ऋण ऋण का धन और 2 तिया 6, यानी ए के नीचे आया 20। उसी प्रकार से हम बी के नीचे ही प्राप्त करेंगे। तो बी में क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, b/, बी में बी वाला पार्ट नहीं रहेगा, इसमें ए और सी को ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर ए और सी के गुणांकों को गुणा करेंगे, लेकिन पहले से उल्टा। अभी क्या किए थे हम, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, और अब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर को पहले लेंगे। याद रखना बी में उल्टा इंटू होगा, नीचे से ऊपर माइनस ऊपर से नीचे। तो देखिए बी का गुणांक क्या होने वाला है, इसका इसके साथ गुणा करेंगे, बीच वाला बी वाले को छोड़ देना है, ध्यान दीजिए। तो 5 का 3 से ये हो जाएगा 5 × 3 माइनस इस ए के साथ कितने का इंटू है 1, तो 1 का 7 से, तो 1 7। तो बी के नीचे क्या होने वाला है 15 - 7 यानी कि 8। इसी प्रकार से अगला निकालेंगे सी। सी में फिर ए के जैसा होगा, सी में सी वाला पार्ट को छोड़ेंगे, ए और बी के गुणांकों को गुणा करेंगे। तो इसका गुणांक 1 है, तो 1 × -2, 1 × -2 माइनस 5 × 2, 5 × 2। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो c अपान ये -2 - 10 यानी कि -12। तो इस प्रकार से बीजगणित विधि से हल करना आपको आता है। अगर भूल गए होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। अब तीनों के नीचे अगर किसी संख्या से कटना है तो कटा देंगे, इसके अनुपात को छोटा कर सकते हैं अगर होगा तो दिख रहा है कि तीनों 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से कटा देते हैं, 4 × 5 = 6, 4 दूने 4 तिया। तो ए के नीचे आया 5, बी के नीचे आया 2, सी के नीचे आया -3। ये तीनों इक्वल है, सपोज ये के इक्वल है। तो अब यहाँ से ए मिल जाएगा हमको 5 × k 5k, बी मिलेगा 2k और सी मिलेगा -3k। इस प्रकार से ए बी सी का मान k के फॉर्म में मिला। अब इस ए बी सी के मान को वही इक्वेशन 1 में रखेंगे और हम अभिष्ट समतल का समीकरण प्राप्त करेंगे। समतल नंबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 1 में ए बी सी का मान रखते हैं। तो ये समतल नंबर 1 का समीकरण ऊपर मिल चुका है, इसमें ए बी सी का मान रखते हैं। ए का मान 5k 2k -3 रखते हैं। ए बी सी का मान रखने पर समीकरण हो जाएगा ऐसा। अब बच्चों यहाँ पर k कॉमन निकालेंगे, क्योंकि तीनों स्टेप में k है, पहला ये तीसरा पद में भी, दूसरा पद में भी और पहला पद में। तो k बाहर निकाल दिया, बचा 5 को अंदर ले जाओ। तो 5 × x 5x -5 × 2 10। उसी प्रकार से 2 को इसके अंदर भी ले जाएंगे, इसके अंदर भी ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा ऐसा। अब k 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 5x, फिर y वाला पद 2y, फिर z वाला पद -3z, फिर कांस्टेंट वाले पद को लिख लो -10 -4 -3 = 0। तो समतल का समीकरण हो जाएगा इस प्रकार। यही अभिष्ट समतल का समीकरण होगा। तो जो समतल का समीकरण है आपको दिख रहा है कि व्यापक रूप में मिलेगा। तो व्यापक रूप में आप पढ़ चुके हो समतल का समीकरण क्या होता है, ax + by + cz + d = 0 जैसे दिख रहा है ये। तो यही जो है अभिष्ट समतल का समीकरण है। समतल में अभी आपके इस सत्र में बहुत सारे टॉपिक को काट दिया गया है। मैं जितना यहाँ बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे
और बहुत सारी चीज़ सिलेबस में नहीं है, वो मैं नहीं बताऊंगा, उसको अभी आपको नहीं देखना है। तो ध्यानपूर्वक देखते जाएं कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो हम समतल के पहले दिन देख चुके थे। समतल के सारे रूपों को याद करना है, समतल का अभिलंब रूप, अंतःखंड रूप, व्यापक रूप, ये सब, और उससे रिलेटेड मैं सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, उसको देखेंगे और उससे मिलते जुलते अन्य एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है 17। एक समतल अक्षों को ए बी सी पर मिलता है। मतलब कोई भी समतल है, कल्पना कीजिए कि तीनों अक्षों को एक एक जगह पे काट रहा है, ठीक है। उस कटान बिंदु का नाम है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक स्मॉल ए बी सी है। अब तीनों अक्षों को जो काटता है तीन बिंदुओं पर, तीनों बिंदुओं को मिलाने से स्पष्ट है कि एक त्रिभुज बनेगा। तो उस त्रिभुज का केंद्रक दिया है स्मॉल ए बी सी। अब त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है ये आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो आगे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें ध्यान दीजिएगा। तो सिद्ध कीजिए कि उस समतल का समीकरण ये होगा। हमको प्रूव करना है कि समतल का समीकरण इतना होता है। हम जानते हैं सब कि समतल के समीकरण के जो 4 रूप 5 रूप देखे हो आप, उसमें से एक रूप अंतःखंड रूप होता है। उसका सूत्र आपको याद आ रहा होगा, वो होता है x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। तो चूंकि नीचे में ए बी सी होता है और यहाँ पर ए बी सी का इस्तेमाल दूसरे रूप में हो रहा है, ए बी सी को क्या माना गया है, केंद्रक, इसलिए नीचे में हम जो सूत्र में ए बी सी लिखा करते थे उसको और कुछ दूसरे लेटर से यूज़ करेंगे। सपोज एक्स के द्वारा काटा गया अंतःखंड अल्फा है, वाई के द्वारा काटा गया अंतःखंड बीटा है और जेड के द्वारा गामा है। यहाँ ए बी सी कब ले सकते थे, जब इस ए बी सी का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में नहीं हुआ होता। तो ये एक इक्वेशन है 1 अंतःखंड रूप। अब इसमें अल्फा बीटा गामा क्या है आप समझ चुके होंगे कि ये तीनों अक्षों के द्वारा क्रमशः काटे गए अंतःखंड है, जैसा कि यहाँ पे चित्र में आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। एक समतल यहाँ पे हम रखते हैं, तो समतल रखते हैं तो मान लो एक्स अक्ष को वो ए पे काट रहा है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी मान लो अल्फा है, और वाई एक्स को काट रहा है बी पर, तो बी का जो मूल बिंदु से दूरी मान लो है वो बीटा, और इसको काट रहा है सी बिंदु पर, जैसे कि पहले क्वेश्चन में दे चुका है, और मान लीजिए कि ये दूरी है गामा। तो इस प्रकार से एक्स एक्स पे काटा गया अल्फा है, इसीलिए एक्स के नीचे अल्फा रहेगा, वाई के नीचे बीटा क्योंकि बीटा अंतःखंड है, और जेड के नीचे गामा रहेगा। अब इसको मिला लेते हैं तीनों बिंदुओं को, तो आपको दिखता है एक त्रिभुज। तो इस ए बी सी त्रिभुज का केंद्रक की आपको दिया है स्मॉल ए बी सी। तो अब केंद्रक के बारे में देखते हैं। उसके पहले इसके निर्देशांक देख लेते हैं। ए का निर्देशांक क्या होगा, अल्फा एक्स अक्ष में, यहाँ पर ए निर्देशांक एक्स अक्ष में, वाई और जेड निर्देशांक तो होता नहीं, इसलिए वाई निर्देशांक 0, जेड निर्देशांक 0। सेम बी के 3 निर्देशांक क्या क्या होंगे, बी में वाई अक्ष में एक्स निर्देशांक नहीं होगा यानी कि 0, वाई निर्देशांक हो जाएगा ये दूरी यानी कि बीटा, और जेड निर्देशांक भी नहीं होगा। सेम सी में भी सेम, एक्स निर्देशांक नहीं होगा 0, वाई निर्देशांक भी नहीं होगा 0, और जेड निर्देशांक होगा गामा। तो इस प्रकार से ए बी सी तीनों का निर्देशांक आपको चित्र में दिख रहा है, अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा। अब हमने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है। तो पुनः हम जानते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, इसमें से x निर्देशांकों के योग का 1/3, y निर्देशांकों के योग का 1/3 और z निर्देशांक के योग का 1/3 होता है केंद्रक का निर्देशांक। तो केंद्रक का x निर्देशांक क्या होगा, जैसे मैं बताया, इसका x प्लस इसका x प्लस इसका x। तो a का निर्देशांक हो जाएगा, मान लो a का x निर्देशांक है मान लो x1, b का x2 है मान लो, और c का x3 है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कामा y का निर्देशांक मान लो इसका y1 है, इसका y2 है और इसका y3 है। तो सेम z का भी उसी प्रकार से, तो बगल में वो दोनों निर्देशांक हो जाएंगे इस प्रकार। अब ये फार्मूला है, इसको याद रखना है आपको कि किसी भी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ये होता है, जहाँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 क्या है यह भी बताया जा चुका है। अब यहाँ पर रियल में
x1 y1 z1 का मान क्या है ये देख करके यहाँ पे रखेंगे तो केंद्रक का, इस त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक प्राप्त होगा। अतः त्रिभुज ABC का केंद्रक क्या हो जाएगा, x1 का मान क्या है अल्फा, तो अल्फा प्लस y1 का मान, y1 मतलब 0 और 0 यानी भी 0, तो अल्फा प्लस 0 बट्टे 3। उसी प्रकार से y के वैल्यू रखेंगे तो y1 0 है, y1 0, y2 बीटा और y3 0, तो 0 बीटा 0 बाई 3। इसी प्रकार से z का निर्देशांक भी हो जाएगा, या इसको सरल करेंगे तो हो जाएगा अल्फा बाई 3, बीटा बाई 3, गामा बाई 3। ये केंद्रक हमने निकाला, लेकिन इस केंद्रक को पहले से दे दिया है क्वेश्चन में कि त्रिभुज का केंद्रक किसके बराबर है, स्मॉल ABC। अल्फा बाई 3 बराबर दिया है A, बीटा बाई 3 बराबर दिया है B और गामा बाई 3 बराबर दिया है C। त्रिभुज के केंद्रक स्मॉल ABC क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पीछे क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर होगा। अब इससे अल्फा बीटा और गामा का मान निकाल लेते हैं, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा 3a, उसी प्रकार से बीटा और गामा का मान भी होगा अल्फा बीटा गामा का मान समतल 1 में रखेंगे, यानी समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 है x बाई अल्फा, तो अल्फा का मान 3a। उसी प्रकार से y और z का मान रखेंगे तो हो जाएगा, अब यहाँ से तीनों में 3 कॉमन आएगा, नीचे में भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 3 उधर जाने पर हो जाएगा x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c। ये 3 नीचे से कॉमन निकल के इधर जाके गुणा हो गया, तो ये 3। यही आपको प्रूव करना था कि सिद्ध कीजिए कि अभिष्ट समतल का समीकरण ये है, तो यही सिद्ध हो गया। अगला मेन टॉपिक है दो समतलों के बीच का कोण, लेकिन अभी ये सिलेबस में नहीं है इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं देखेंगे, लेकिन सूत्र जरूर देख लें ताकि आगे के क्लास में काम आएगा। ठीक है, भले ही आपके सिलेबस में 12 से हटा दिया गया, लेकिन ये जरूरी चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं हम। दो समतलों के बीच का कोण, उनमें समांतर होने का संबंध, लंबवत होने का संबंध आदि। माना कोई दो समतल के समीकरण है, समतल का समीकरण आप जानते हो व्यापक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है। तो दो समतल लिखेंगे तो पहले में आप लिख लोगे a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, और दूसरा समतल हो जाएगा a2x b2y करके। तो इन दोनों समतलों के बीच का कोण cos थीटा बराबर होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। पहले वाले समतल में a1 b1 c1 दिख रहा है, उनके स्क्वायर का रूट, और दूसरे रूट में हो जाएगा ये सेकंड समतल का, यानी रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये दो समतलों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। आपको क्वेश्चन में a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिया रहेगा, तो ये समतल के बीच का कोण निकालने में d1 और d2 का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे जो भी दिया रहेगा बीच का कोण वही आएगा। हालांकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपको इस बार नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको जानना जरूरी है। अब हम देखेंगे समांतर होने का संबंध और लंबवत होने का संबंध। इनके लंबवत होने का संबंध होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। लंबवत है कि नहीं पता करने के लिए आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 समतल में दिया रहेगा, इनको गुणा करके जोड़ेंगे। a1 a2 को गुणा करके प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, अगर 0 आ जाता है तो दोनों समतल लंबवत होंगे। अब देखते हैं समांतर होने का संबंध। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, अर्थात समतलों के अभिलंब का जो दिक् अनुपात है, पहले समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात दिख रहा है a1 b1 c1 है, दूसरे समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात आप जानते हो a2 b2 c2 होता है। तो a1 बाई a2 करके देखेंगे, वही आना चाहिए b1 बाई b2 भी, और वही आना चाहिए c1 बाई c2 भी। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 तीनों इक्वल होगा, तभी हम बोलेंगे कि वो समांतर है।
और इक्वल नहीं होगा तो समांतर नहीं है। तो ये दोनों प्रतिबंध आप जान गए, लंबवत होने का प्रतिबंध है ये, और ये समांतर होने का प्रतिबंध। अब हम देखेंगे कि एक समतल का समीकरण मान लो दिया गया है, तो उसके समांतर अन्य समतलों के समीकरण क्या होंगे। हम जानते हैं कि एक समतल दिया है तो उसके समांतर बहुत सारे समतल होंगे, तो उनके समीकरण में किस प्रकार का बदलाव होगा ये देखिए। तो जब भी कोई समतल दिया है तो उसके समांतर समतल में भी यही रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ये चेंज होगा। जैसे कि ए एक्स बी वाई सी जेड तो सेम रहेगा, डी की जगह हमें कुछ आ गया, मान लो लैम्डा इक्वल टू 0, हो सकता है डी की जगह हमें आप के लिख दो, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस के इक्वल टू 0। तो आप समतल के समीकरणों को देख के पहचान सकते हो कि ये समतल आपस में समांतर हैं कि नहीं। इस प्रकार बच्चों समतल में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि सिलेबस में नहीं है इसीलिए हम उनको अभी नहीं देखेंगे। इसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे सरल रेखा। समतल अगर समय मिल जाता है तो समतल के अन्य चीज़ों को भी बाद में देख सकते हैं, पर्याप्त समय रहेगा तो, क्योंकि इसको देखोगे तो आगे के क्लास में तो फ़ायदा होना ही है, लेकिन चूंकि अभी सिलेबस में नहीं है इसलिए हम यहीं तक देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है समतल में, अभी समतल का हम जितना समीकरण देखे हैं वो सब समतल के कार्तीय रूप कहलाते हैं। अब हम इन्हीं समतलों के सदिश रूप देखेंगे। सदिश आप पहले भी पढ़ चुके हो, इनके सदिश रूप को देखना है। तो अगले क्लास में हम इन जितने समतल के समीकरण को देखे हैं कार्तीय रूप में, इन्हीं का सदिश रूप भी देखेंगे। तो आप इनके कार्तीय रूप को याद करके आइएगा और तुलना करके हम इनका सदिश रूप भी याद करेंगे। दोनों को तुलनात्मक रूप से याद करोगे कि किसी समतल का अभिलंब रूप कार्तीय रूप में क्या होता था और सदिश रूप में क्या होगा। समतल का व्यापक समीकरण कार्तीय रूप में कैसा होता था और अब सदिश रूप में कैसा होगा। अंतःखंड रूप दोनों में देख चुके हो, तो कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं जो कि सदिश रूप में भी देखना है। तो आज की क्लास में समतल का इतना देखेंगे, कार्तीय रूप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।